चेयरमैन पीटीआई ने गुज़िश्ता साल जून में नैब कवानीन में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत चैलेंज किया था। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की समाअत शुरू हुई। 16 मई 2023 तक इस केस की 46 समाअतें हो चुकी थीं। उस वक्त तक ख्वाजा हारिस 26 और मखदूम अली खान ने 20 मरतबा दलाइल दिए। उसी रोज इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब एक मरतबा फिर इस केस की समाअतों का आगाज हो चुका है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस केस की अब तक 50 समाअतें हो चुकी हैं, जो इस केस की समाअतों की निस्फ सेंचुरी हो गई है। मंसूर अली शाह पहले ही 18 अगस्त की समाअत के दौरान कह चुके हैं कि इस केस की समाअत फुल कोर्ट में होनी चाहिए। अब गुज़िश्ता रोज भी जस्टिस मंसूर ने नैब तरामीम केस में इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस मंसूर का कहना था कि इस केस पर आखिर इतना वक्त क्यों लगाया जा रहा है। 50वीं समाअत पर भी किसी बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी की कोई मिसाल सामने नहीं आई, और अगर मौजूदा मामला बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी में मुलव्वस है तो फिर क्यों कोई भी शहरी इस मामले पर कभी अदालत में नहीं आया। नैब तरामीम इतना बड़ा मसला होता तो कोई शहरी इन्हें चैलेंज करता। किसी मालियाती इदारे ने तरामीम चैलेंज की, ना ही किसी सियासी जमात, बल्कि पार्लियामान के एक भगोड़े सियासतदान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। जस्टिस मंसूर ने यह सवाल भी पूछा कि आज तक नहीं बताया गया कि नैब तरामीम किन बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। इस मौके पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी मायनेखेज रिमार्क्स देते हुए कहा कि नैब तरामीम में बहुत से जराइम खत्म, तब्दील, कुछ को इंतहाई मुश्किल बना दिया गया है। नए तरमीमी कानून में कई खामियां हैं और इसका इतलाक भी दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया है। जो कानून साजी की गई है इससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रबर स्टैंप बना दिया गया है। यूं इस केस में 50 से ज्यादा समाअतों से वाज़ेह हो रहा है कि नैब ऑर्डिनेंस तरामीम केस में भी अदालत उज़्मा के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान एक पेज पर नहीं है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। एक राय का इजहार, एक तजवीज़ भी यहाँ दी गई। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सबसे, नैब कवानीन में तरमीम के मामले को नई पार्लियामान को क्यों नहीं देखना चाहिए? जस्टिस मंसूर अली शाह, क्या जस्टिस मंसूर अली शाह की तजवीज़ काबिल अमल है कि जो नैब तरामीम हो गई, जो कवानीन बना दिए गए, जस्टिस मंसूर ये कह रहे हैं या तो फुल कोर्ट बैठे, दूसरी सूरत में उनकी राय में कि इस मामले को नई पार्लियामान को क्यों ना भेजा जाए, नई पार्लियामान इस मामले और इस कानून साजी को देखे। शहजाद साहब, तजवीज़ काबिल अमल है क्या मामला इस तरह से आगे बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए आयशा, एहतसाब कमीशन जबकि 1997 में बना और उसके बाद उसको फिर जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया तो उसके अंदर इसको और उनकी पार्लियामेंट के साथ जो मजलिस शूरा थी या जो भी जिसको भी कहा जाता था पार्लियामेंट, वो उसके अंदर जब इसको कानून की शक्ल दी गई तो नैब ऑर्डिनेंस की शक्ल में ये नैब ऑर्डिनेंस के तौर पे आपकी आइन के अंदर शामिल हो गया। उसके बाद 2008 में एक असेंबली आई और एक बहुत बड़ा रिव्यू किया गया पूरे आइन का। पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, उसके नीचे आपको पता है कि रजा रबानी साहब उसको हेड कर रहे थे, जिसके बाद 18वीं तरमीम आई और वो जो असेंबली थी उसने इसको उसी तरीके से जारी सारी रखा। उसके बाद एक और असेंबली आई और फिर एक और असेंबली आई। मतलब ये कि जो कलेक्टिव विजडम था पार्लियामेंटेरियंस का 3 असेंबलियों का, वो मुशर्रफ का एक डिक्टेटर मुशर्रफ का कानून होने के बावजूद उसके साथ काफी खुश थे। कलेक्टिव विजडम ने कहा कि नैब रहना चाहिए, नैब का कानून रहना चाहिए। कहां पे मसाइल पैदा हुए? पहली बात इस चीज के ऊपर कि नैब के कानून को सब लोगों की नजर में और खासतौर पर कुछ सियासतदानों की नजर में गलत इस्तेमाल किया गया। और ये वही था जो कि मुशर्रफ के जमाने में पेट्रियट बनी और उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको नैब के कानून को वैसे का तैसा छोड़ दिया। उसी पार्लियामेंट अगली जो थी, जो कि नवाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट थी और उनके ज़माने की उनकी लीडरशिप के अंदर ये कानून वैसे का वैसे ही रहा। अब जाके मसला क्यों बना? इसलिए कि जब नवाज शरीफ साहब को उसी नैब कवानीन के नीचे ट्राई करते हुए डिस्क्वालीफाई किया गया तो महसूस हुआ कि ये तो बड़ी सख्त ज्यादती हो गई। और हमने पिछले दौर में देखा कि शायद खाकान अब्बासी ने भी बहुत शोर किया, बहुत से लोगों ने कहा, इवन पीटीआई की हुकूमत ने कहा कि इसको हमें कुछ ना कुछ तरमीम करनी पड़ेगी। तो ये तरमीम 2017 का जो नैब का एक मुजवजा वो था पीटीआई की तरफ से, वो तकरीबन यही था। इसको और जरा मजबूत कर दिया गया, 5 साल की लिमिट लगा दी गई और ये कहा गया कि 5 साल से पहले के जितने लोग मुकदमियां वो नहीं देखे जाएंगी, नैब नहीं देखेगी। उसके अलावा और भी चीजें थी, कुछ अच्छी की गई, कुछ बुरी की गई।
अब सवाल ये पैदा होता है, एक कानून जब बन गया, पार्लियामेंट ने बना दिया, कलेक्टिव विजडम उस शक्ल में आ गई, और अब किसी ने रेफर किया इसी सुप्रीम कोर्ट के आगे, तो सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है ना कि उसको देखे। मुझे नहीं समझ आती कि एक और पार्लियामेंट आएगी तो वो क्यों देखेगी। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू जस्टिस साहब, बड़े काबिल आदमी हैं, लेकिन मुझे यूं लगता है जैसे वो चाहते हैं कि ये बेंच ना देखे, ये सुप्रीम कोर्ट ना देखे इस नैब की जो तरामीम हुई है, उसकी क्या वजह? क्या ये किसी और के नीचे जस्टिस मंसूर अली साहब का जो इंटेलेक्ट है वो ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा? मुझे तो ये चाहिए कि पता लगे कि अच्छा, अगर इसको मिसयूज किया जाता है तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। अगर इसको नैब अगर रखना है और रखा है और सबकी कलेक्टिव विजडम के बाद रखा है, तो इसको ज्यादा मौसर कैसे बनाया जा सकता है? शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, मगर आज की समात मिला लें तो 51 समातें हो गई हैं। मतलब कोई नुक्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा, कोई बात वहां समझ नहीं आ पा रही। एक जज कहते हैं कि कैसे बुनियादी हकूक से मुतसादी में, तो मैं पूछूं उनका सवाल कितना वाजिब है। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि वो रबर स्टैंप हो गए। तो यानी कि समझ ही नहीं पा रहे इन तरामीम को क्या। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि आया ये नैब को खत्म करना, नैब के कानून को खत्म करना चाहते हैं, या ये नहीं चाहते कि नैब की जो तरामीम है इसको सुप्रीम कोर्ट जज करे, या कम से कम ये सुप्रीम कोर्ट जज करे। ठीक, क्या वजह है? क्या उसके मकासद हमारे जेन्युइनली आईनी मकासद हैं, ठीक, या कोई सियासी मकासद है? ठीक हो गया। तो मेरे जैसा जो एक बाहर बैठ के, अल्लाह का शुक्र है कि हम नैब के ना उस दायरे में आते हैं और ना हम उनमें गिने जाते हैं, लेकिन एक शहरी के तौर पे ये सोचता बंदा जरूर है कि यार ये इतने लायक फायक जजेस जो हैं, ये क्या नहीं समझ पा रहे और क्या नहीं कर पा रहे। जब आपस में तफरीक होती है तो इसलिए बेंच जो है, बेंच में डिफिकल्टी आ जाती है और वो आगे चल नहीं पाता, जो कि नहीं चलने दिया जा रहा। और ये हम काफी बार डिस्कस भी कर चुके हैं। 184(3) से लेके जज ब्रदर्स के दरमियान जो इख्तलाफ गुज़िश्ता चंद महीनों में सामने आया, बहुत खुलकर, और फिर फुल कोर्ट का मामला ये ढका छुपा रह नहीं गया है। आईनी मकासद है, सियासी मकासद है, पिक एंड चूज का मामला है। एक सवाल शहजाद साहब ने भी उठाया है, क्योंकि गोल्डन जुबली हो गई है, मामला हल नहीं हो रहा, ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा है। अफसार साहब, इल्तवा को आप क्यों देखते हैं, कंक्लूड क्यों नहीं हो पा रहा ये मामला? जजेस में इख्तलाफ है, कोई आईनी सियासी मकासद हैं, पार्लियामान की इख्तियार में मुदाखलत का नतीजा है क्या ये सब? जजेस में जो इख्तलाफात हैं या इख्तलाफ राय है, वो कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। इख्तलाफ राय बुरी चीज़ नहीं होता। ये देखें, ये पता नहीं मुझे ये चीज़ हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा तनकीद का निशाना क्यों बनती है कि इख्तलाफ राय है। इख्तलाफ राय तो हुसन है किसी भी सोसाइटी का, और बनी नौ इंसान ने जो तरक्की की है वो इख्तलाफ राय की वजह से की है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये कोई रेजिमेंट तो नहीं है कि जहाँ पे एक तरफ बॉस ने कह दी सब उसी तरफ देखना शुरू कर दें। इख्तलाफ राय अच्छी चीज़ है, लेकिन जो मौजूदा जुडिशरी के अंदर है ना, ये इख्तलाफ राय नहीं है, ये बदनीयती और सियासत हो रही है। और सियासत ज़्यादा जजेस जब अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले, अपनी मर्ज़ी के बेंच बना के, अपनी मर्ज़ी की पटिशन्स को अपनी मर्ज़ी के टाइम पे लगा के, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला दे के, अपनी मर्ज़ी की उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहेंगे, तो लोग डफर नहीं बैठे हुए पूरे पाकिस्तान में, वो सवालात उठाएंगे और उठाते हैं। क्योंकि जजेस उस वक्त तो अपने आप को बेबस महसूस नहीं करते जब उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, जब उनकी पेंशन बढ़ती है, उस वक्त तो बड़ी खुशी से सारा कुछ कबूल कर लेते हैं। वो डैम फंड बना के उसके पैसे पे बैठे हुए हैं। ये जो अलकादर ट्रस्ट पे पैसा आया है उस पर भी बैठे हुए हैं, और वो उस वक्त तो बेबस नहीं महसूस ये अपने आप को कर रहे कि वो पैसा ख़जाने में, कौमी ख़जाने का उसमें जमा करवाएं। अपना ऑडिट नहीं ये होने देते, अपने जो इनका बजट है उसका, उस वक्त तो बेबस नहीं होते। तो बेबस इसीलिए 15 महीने से ये केस जब चीफ जस्टिस एक रख के बैठा हो, जिसकी फैमिली की सियासी जमात से वाबस्तगी की ऑडियो टेप्स लीक हो चुकी हों, तो जाहिर है लोग सवालात तो उठाएंगे ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप लोगों का मुंह ही बंद करते। कितने मुंह बंद कर देंगे इस मुल्क में? आप कितने मुंह बंद? 24 करोड़ मुंह तो कम से कम है ना, तो वो बंद कितने कर देंगे? इससे बेहतर नहीं है कि जो 2-3 जजेस जो हैं वो अपनी सियासत जुबा पहन के कर रहे हैं, वो जुबा उतारें और हिम्मत करें, गैरत करें, इस्तीफ़ा दें और सियासी जमात को ज्वाइन करें और आके इस मुल्क के सदर और वज़ीर आज़म बन जाएं। मैं उनकी एहतराम करूंगा अगर वो मुंतखब होकर अवाम के वोटों से आए तो। लेकिन ये नहीं करना ना, आसान काम है ना कि आप एक शील्ड के पीछे बैठे हैं तो आईन अदालत की लगा के कि मुझ पे भाई आप वो ना करें, तनकीद नहीं कर सकते और मेरे ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते, मैं जो मर्जी करता रहूँ, मैं इस मुल्क की जड़ें हिला दूँ। और जो हिलाई हैं, जिसका जिक्र मैं बार बार करता रहता हूँ, सियासी जड़ें हिलाई हैं इन्होंने, आइनी जड़ें हिलाई हैं, मईशत की जड़ें हिला दी हैं मुसलसल इस मुल्क की अदलिया ने। और एक दफ़ा नहीं, ये पिछले 75 साल से ये कर रही है और अभी तक आके नहीं अकल इनको आई। 2008 की बात हुई थी कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई, देखिए कोई भी सियासी हुकूमत इतनी
ये सच्ची बात मैं कर रहा हूँ, आप इसको सेंसर ना कीजिएगा। इस मुल्क में किसी सियासी जमात में इतना हौसला नहीं है कि वो जुडिशरी और फौज के खिलाफ, उनके मिजाज के खिलाफ कोई भी कानून बना सके या फैसला कर सके। ठीक है। ये नैब का कानून कोई भी सियासी जमात, कोई भी सियासी हुकूमत खत्म नहीं कर सकती। 2008 में अगर खत्म करने की बात हुई है, आपको याद नहीं है इफ्तिखार चौधरी ने क्या किया उस वक्त? उसका आपको जुडिशल एक्टिविज्म भूल गया है? ये जो इस वक्त हम जिस गंद में फंसे हुए जुडिशरी के, इसका आगाज, लेटेस्ट आगाज जो है, उनसे पहले ज़ाहिर शाह हसन ने तो मार्शल लॉ को ही एंडोर्स कर दिया था, उसमें तो इफ्तिखार चौधरी के दौर से ये शुरू हुआ है ना। उसके बाद से किस वज़ीर आज़म को ये मोहलत मिली है या किसी सियासी जमात को या पार्लियामेंट को कि वो कोई कानून बना सके? वो जजेस की अपॉइंटमेंट का कानून नहीं बना सके। धमकी दी पार्लियामेंट को इफ्तिखार चौधरी ने कि अगर आपने ये आईनी तरमीम की, हम आईनी तरमीम उल्टा देंगे। तो ये तो एक एक्ट है, तो एक्ट पे तो ये मेरा नहीं ख्याल इनका और मैं मंसूर अली शाह साहब के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ हूं। ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट को करना चाहिए।